बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। हिंदुस्तान के लिए खतरा बने ड्रग्स माफिया विदेश में कहीं भी छिप जाए, उन्हें न सिर्फ ढूंढा जा रहा है बल्कि हिंदुस्तान में लाकर उन्हें सजा दिलाने के साथ साथ उनके नेटवर्क को भी तबाह करने का काम हो रहा है। इसकी कड़ी में एक ड्रग्स माफिया को यूएई से भारत लाया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में ये वही ड्रग्स माफिया वीरेंद्र सिंह बैसोया है जो 13,000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट का मास्टरमाइंड है। इस मोस्ट वांटेड ड्रग्स किंगपिन को एनसीबी ने यूएई से भारत प्रत्यर्पित किया है। फरवरी 2024 में पुणे का केस हुआ, उसके अगले दिन ही ये दुबई भाग गया था और तब से दुबई में अलग अलग जगह रह रहा था। और अभी इसका हमने नवंबर 2025 में एक रेड नोटिस, इंटरपोल रेड नोटिस भी कराया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की दिशा में एक बड़ी कामयाबी बताया है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार विदेशों में छिपे ड्रग तस्करों का लगातार पता लगा रही है और सख्त रवैया अपनाते हुए उनके पूरे नेटवर्क को खत्म कर रही है। मोदी सरकार का इरादा साफ है, ड्रग माफिया चाहे कहीं भी छिप जाएं, वो भारतीय कानून की पकड़ से बच नहीं सकते। वीरेंद्र सिंह बैसोया की गिरफ्तारी ने देश के ड्रग्स रैकेट पर स्ट्राइक का रास्ता खोल दिया है। तो ड्रग्स और ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बैसोया को भारत लाया जाना एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद वो माफिया भी शिकंजे में आ जाएंगे जो छुप कर बैठे हैं। लेकिन वीरेंद्र सिंह बैसोया की कुंडली भी आपको जान लेनी चाहिए। वीरेंद्र सिंह बैसोया पुणे ड्रग्स केस का आरोपी है। पुणे के 6,000 करोड़ के ड्रग्स केस का ये मुख्य आरोपी है। 2024 में बैसोया भारत छोड़कर विदेश भाग गया था। बैसोया के खिलाफ एनसीबी ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। भारत से भागकर बैसोया यूरोप के अलग अलग देशों में रहा। वीरेंद्र सिंह बैसोया दुबई में रह रहा था। वीरेंद्र का नाम संदीप धुनिया के नाम से भी जुड़ता है। संदीप धुनिया दिल्ली के 13,000 करोड़ के ड्रग्स का मुख्य आरोपी है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अगली खबर का रुख करेंगे। 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएस ने कर्नाटक के कलबुर्गी से आईएसआईएस के 2 संदिग्धों को पकड़ा है जिनका पाकिस्तान से कनेक्शन मिला है और वहीं एक के कमरे से मैप्स भी मिले हैं। तो क्या 15 अगस्त से पहले भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी? क्या भारत में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग हो रही थी? लेकिन यूपी एटीएस ने उस प्लान को फेल कर दिया है और यूपी में 1582 किलोमीटर दूर कर्नाटक के कलबुर्गी में कार्रवाई की है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। खुफिया एजेंसियों की जानकारी के आधार पर एटीएस ने कार्रवाई की है। दावा है कि समीर और सलमान फेयर एक्सपोर्ट्स बीफ फैक्ट्री में काम करते थे। दोनों यूपी के रहने वाले हैं जिन पर पाकिस्तान और आईएसआईएस से कनेक्शन का आरोप है। दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए पाकिस्तान से संपर्क में थे। रेड में समीर के कमरे में नक्शे मिले हैं। एटीएस की टीम पूछताछ में अब इनके आकाओं के बारे में पता लगाने की कोशिश में है। साथ ही पता लगा रही है कि आखिर इन्होंने ये मैप क्यों रखे हुए थे। कुछ घंटों बाद लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम का गायन होगा। यहाँ पहली बार वंदे मातरम गाकर इतिहास रचा जाएगा। लेकिन देश में कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें शायद ये पसंद नहीं आ रहा, जो देश में रहकर सवाल खड़े करने का काम कर रहे हैं। जो उनकी असली मानसिकता को दिखाता है, वो दिखाता है कि कैसे खाते तो देश का हैं, लेकिन जहां देश के सम्मान की बात होगी वो अंतिम पंक्ति में भी खड़े नजर नहीं आएंगे। ऐसे ही लोगों में शामिल है समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी, जिन्हें वंदे मातरम से शायद चिढ़ है, जो इस गाने को जबरदस्ती थोपना बता रखे हैं। असेंबली पार्लियामेंट में हम खड़े रहते हैं, सुनते हैं, हम सुनते हैं इस बात को, तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे नहीं पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें, अगर कोई चीज़ ज़बरदस्ती किसी भी थोपी जाती है तो यहाँ पे कानून है, यहाँ कोर्ट कचहरी है, उससे फैसला होगा लोगों का। लेकिन ऐसे ही लोगों को मुख्यमंत्री योगी सीधी वार्निंग दे रहे हैं और साफ शब्दों में ये कहा है कि जो देश के प्रति समर्पित नहीं है उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। जो भारत माता के प्रति समर्पित है वो हमारा है, जो भारत माता के प्रति समर्पित नहीं है हमारा कोई रिश्ता उससे नहीं है। किसी भी नागरिक के लिए देश सर्वोपरि होता है, लेकिन अगर देश से पहले मजहब को रखा जाएगा तो वो उनके राष्ट्र के प्रति सोच को बताता है। जैसे अबू आजमी वंदे मातरम गाने से परहेज कर रहे हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर केंद्र सरकार और बीजेपी ने विभाजन पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं देश के विभाजन के दौरान हिंसा, विस्थापन और जानमाल के नुकसान को लेकर तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विभाजन त्रासदी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। कल देश को बांटने का काम किया था, आज समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। इनकी रीति और नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है मित्रों।
सीएम योगी ने कहा कि एकता की कमी की वजह से इतिहास में वो दिन देखना पड़ा। वह सब कुछ था, कमी थी तो एकता की कमी थी। एक दिशा में, एक स्वर में, एक साथ चलने की कमी थी। हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि लोगों को इतिहास भूलना नहीं चाहिए। राजन विभीषिका का जो दंश हमारे पंजाबी समाज, सिख समाज, सिंधी समाज, बंगाली समाज ने झेला है, ये आने वाली पीढ़ी को भी और देश को भी इसका स्मरण होना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में तिरंगे की शान और देशभक्ति का रंग दिखाई दे रहा है। जबलपुर से जम्मू कश्मीर, वाराणसी से पलवल और बस्ती तक अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई। कहीं नदी में तिरंगा लेकर यात्रा हुई तो कहीं छात्राओं ने हाथों में राष्ट्रध्वज थामा और हाथों में तिरंगा लिए हर तरफ देशभक्ति के जोश वाली तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पानी के बीच लहराता तिरंगा और देशभक्ति के नारों ने पूरे माहौल को राष्ट्र प्रेम के रंग में रंग दिया। वहीं जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा यात्रा का जोश दिखाई दिया। रामबन में छात्राओं के हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों ने दिल जीत लिया। वहीं ऑटो रिक्शा के जरिए भी तिरंगा रैली निकाली गई। काशी में भी स्वतंत्रता दिवस से पहले मुस्लिम महिलाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर महिलाओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए। अब इन तस्वीरों को देखिए। हरियाणा के पलवल में 5 किलोमीटर लंबे और 10 फीट चौड़े तिरंगे के साथ यात्रा का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। बस्ती में करीब 3000 महिलाओं ने यात्रा में हिस्सा लिया और पालमपुर में भी तिरंगा देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र प्रेम का संदेश देता नजर आया। उत्तर प्रदेश में 27 के रण को लेकर बीजेपी कोई भी चूक नहीं करना चाहती और इसीलिए पार्टी इसकी तैयारी में कमर कस चुकी है। यहां लखनऊ में पंकज चौधरी, विनोद तावड़े और धर्मपाल सिंह के साथ जमीनी हकीकत को समझते हुए ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं तो दिल्ली में नितिन नवीन ने मोर्चा संभाला हुआ है। कोशिश है कि पार्टी की वास्तविक स्थिति और तैयारी से जुड़ी हर एक जानकारी शीर्ष नेतृत्व तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे। इसके लिए नितिन नवीन जहां बड़े नेताओं से जानकारी ले रहे हैं तो वहीं पंकज चौधरी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं तक पहुंच रहे हैं। जहां एक तरफ नितिन नवीन लगातार यूपी के बीजेपी के सांसदों से अलग अलग मुलाकात करके फीडबैक ले रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी विनोद तावड़े के साथ मंथन कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक 25 से ज्यादा सांसदों से अलग अलग मुलाकात कर चुके हैं। पंकज चौधरी, विनोद तावड़े और धर्मपाल सिंह के साथ मिलकर बूथ स्तर तक मंथन कर रहे हैं। इन बैठकों के जरिए प्रदेश में हर स्तर पर क्षेत्रीय संगठन, नई टीम का गठन हो रहा है। इसके जरिए जातीय और स्थानीय समीकरणों को साधने पर जोर दिया जा रहा है। देखते हैं इन मंथन के जरिए बीजेपी कौन सा नया फॉर्मूला गढ़ती है। सीधे आपको लिए चलते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन देश के नाम। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन का गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्रनिष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुआ और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके
हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारा संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्यरूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा स्वतंत्रता समारोह के पूर्व संध्या पर आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सुना। और अब हम अगली खबर का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पैकेट बंद खाने के वार्निंग लेवल पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट का कहना है कि नमकीन, बिस्किट और चिप्स के पैकेट पर ज्यादा चीनी, नमक और फैट की चेतावनी देने वाली वार्निंग लेवल लगाने पर अगर आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं तो कोर्ट इस पर आदेश जारी करेगी। खासकर बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैकेज्ड फूड पर फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल जरूरी है ताकि लोगों को पैकेट खोलने से पहले ही पता चल सके कि खाने में कितनी मात्रा में नमक, चीनी और फैट फूड है। कोर्ट का मानना है कि फ्रंट ऑफ पैक चेतावनी लेबल जंक फूड के नुकसान के बारे में जागरूक करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए पैकेज्ड फूड में वार्निंग लेवल को लेकर कोर्ट ने FSSAI को आखिरी चेतावनी जारी की है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट इतना गंभीर है। इसमें पैकेज्ड फूड के आगे न्यूट्रिशन क्वालिटी बताई जाए, जैसे कितना शुगर है, नमक है और कितना फैट है। इसके अलावा कलर कोडिंग हो, जिसमें हेल्दी फूड को ग्रीन, मीडियम हेल्दी फूड को येलो और ज्यादा शुगर फैट वाले फूड को रेड मार्क कर दिया जाए। इसके अलावा फूड को हेल्थ रेटिंग भी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर इस पर सरकार और FSSAI फैसला नहीं ले पा रहे हैं तो कोर्ट आदेश जारी करेगा। दूध, पनीर और घी यानी वो चीजें जो रोजाना हमारी थाली का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हीं चीजों में मिलावट का खेल किस तरह लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसकी तस्वीरें गाजियाबाद से लेकर गुजरात और मुंबई तक सामने आई हैं। क्योंकि कहीं पनीर में मिल्क पाउडर और तेल की मिलावट मिली, कहीं सैकड़ों लीटर संदिग्ध घी जब्त हुआ, तो मुंबई में ब्रांडेड दूध में पानी मिलाकर बेचने का मामला सामने आया। ये पनीर देखकर आपको भी लगेगा बिल्कुल असली है, लेकिन इसके पीछे मिलावट का खेल चल रहा था। यहाँ नाहली गांव में 3 पनीर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापेमारी की गई। कुल 20 सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए और 2,62,000 रुपए की खाद्य सामग्री जब्त की गई। वहीं गुजरात में घी की क्वालिटी पर बड़ी कार्रवाई हुई। करीब 987 लीटर संदिग्ध घी जब्त कर सील किया गया, जिसकी कीमत करीब 6,12,000 रुपए बताई गई। उधर कांदिवली में भी ब्रांडेड दूध के पैकेट में पानी मिलाकर बेचने के आरोप में एक शख्स को रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके अलावा अमूल और गोकुल के लेबल लगे खाली नकली पाउच और मिलावट में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी जब्त की गई। यानी तीनों मामले में एक ही सवाल खड़ा होता है कि जिस खाने को हम बच्चों और परिवार की सेहत के लिए खरीदते हैं, उसकी शुद्धता की गारंटी कौन देगा। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर गैंगस्टर कल्चर पर बड़ी कार्रवाई की है। टिल्लू ताजपुरिया, कौशल चौधरी, गुरविंदर बाबा गैंग के 3 शूटर्स को स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया है। तीनों को अमेरिका में बैठा गैंगस्टर गुरविंदर उर्फ बाबा ऑर्डर दे रहा था।
जिसके ऑर्डर पर ये शूटर रंगदारी का काम करते थे, लोगों में अपनी दहशत कायम करने के लिए फायरिंग करते थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनपुट के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में यह पता चला कि ये टिल्लू ताजपुरिया, कौशल चौधरी, गुरबिंदर बाबा गैंग के लिए रंगदारी मांगने का काम करते थे। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने दिल्ली, एनसीआर और पंजाब में रंगदारी के लिए होने वाली फायरिंग की घटनाओं को वक्त रहते टाल दिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 11 कारतूस भी बरामद किए हैं। 10 दिनों से इस गैंग के शूटर्स पर स्पेशल फोर्स पैनी निगाह रख रही थी। मौका मिलते ही तीनों को हथियार समेत दबोच लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। यहां सरकारी जमीन के एक हिस्से पर बने स्कूल के निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। करीब 114 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। और देखते ही देखते अवैध कब्जे के बुलडोजर के एक प्रहार ने मिट्टी में मिला दिया। तस्वीरें मुंडा पांडा थाने इलाके की है। तस्वीरों में नजर आ रहे स्कूल के जिस हिस्से पर बुलडोजर गरज रहा है वो ग्राम समाज की जमीन के एक हिस्से पर बना था। फिर क्या था? उत्तर प्रदेश में अवैध है तो बचेगा बिल्कुल नहीं, ये प्रशासन के एक्शन ने दिखा दिया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान यहां स्कूल के गेट समेत कई हिस्सों को ढहा दिया गया और करीब 114 वर्ग मीटर से ज्यादा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इस दौरान प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही ताकि शांति बनी रहे। हालांकि कार्रवाई को लेकर जिला पंचायत सदस्य ने अदालती आदेश का हवाला दिया। अब मामले में प्रशासनिक रिकॉर्ड और अदालती आदेश के आधार पर आगे की तस्वीर साफ हुई। उत्तराखंड के चमोली में पीपल कोटी टनल हादसे को 24 घंटे बीत चुके हैं और बीते 24 घंटे से लगातार ऑपरेशन जिंदगी जारी है, क्योंकि टनल में अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने का दावा किया जा रहा है, जबकि 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। और इस ऑपरेशन जिंदगी का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हादसे वाली जगह पर पहुंचे और जायजा लिया और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई ढिलाई ना हो, क्योंकि हर जान कीमती है और जब तक आखिरी जान को बचा नहीं लिया जाता रेस्क्यू जारी रहेगा। सीएम ने टनल के अंदर जाकर जायजा लिया तो अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए, उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं। दावा है कि पीपल कोटी टीएचडीसी की विष्णु घाट पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना के तहत निर्माणाधीन टनल में हादसा हुआ, जहां 3.5 किलोमीटर की सुरंग में करीब 2 किलोमीटर टनल में हादसा हुआ। दरअसल एक कैविटी से अचानक भारी मात्रा में मलबा और पानी बाहर आ गया। इससे वहां मौजूद मजदूरों में अफरा तफरी मच गई और मलबे और पानी में फंस गए। बताया जा रहा है कि हादसा ड्यूटी चेंज करते वक्त हुआ। जानकारी लगते ही मशीनों और ड्रमों की नाव बनाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें कुछ मजदूरों को बचाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। तो हादसे में घायल मजदूरों का चमोली के जिला अस्पताल में उपचार जारी है, जहां जाकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मुलाकात की उनके साथ और हालचाल जाना। सीएम से बात करते हुए घायल मजदूरों ने उस हादसे की खौफनाक दास्तान बताई। क्योंकि इन घायलों की आंखों में वो खौफनाक मंजर घूम रहा है, उनकी कानों को वो चीखें लगातार सुनाई दे रही हैं जो हादसे के वक्त थी, और वो शायद ही इस हादसे को कभी भूल पाएंगे, क्योंकि इस खौफनाक हादसे में उन्होंने अपने कुछ साथियों को भी खो दिया। लेकिन वो भगवान का शुक्रिया भी कर रहे हैं कि वो बच गए, और उन्होंने जी मीडिया पर उस खौफनाक हादसे की आप बीती सुनाई। एकदम कच्ची मिट्टी और पानी आ गया, जैसे आंधी तूफान आता है हवा की तरफ। 10 मिनट में पूरा अफरा तफरी हो गई, किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। बहुत खराब स्थिति थी वहाँ पर, जो कि बहुत तेज से आंधी तूफान आ रहा था, जो कि ऊपर से जो मिट्टी धंस गया ना, उसी में बहुत पूरा हादसा हो गया। वहाँ से पूरा आदमी को जो कि भागने के लिए कहीं चांस नहीं मिला। फिलहाल मुख्यमंत्री धामी ने घायलों से मुलाकात कर परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही अधिकारियों को भी घायलों के इलाज में कोई कोताही न बरतने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में संडे हो या मंडे, दिन हो या रात, गर्मी हो या बरसात, अपराध किया तो फिर अंजाम भुगतना ही होगा। अपराधियों पर यहाँ खाकी कोई रहम नहीं दिखाती। बीती रात भी खाकी का यही एक्शन दिखा। जिन बदमाशों ने सरेंडर किया वो गिरफ्तार हुए, जिन्होंने नहीं किया वो लंगड़े हुए। योगी फोर्स ने आजमगढ़ से लेकर बुलंदशहर और सहारनपुर तक बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान गौ तस्कर से लेकर टप्पेबाजों का ऐसा इलाज किया कि वो इसे हर कदम पर याद रखेंगे। सहारनपुर में पुलिस और गोकशी की तैयारी कर रहे बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक शातिर गौकश के पैर में गोली लगी और मौके से गोवंश की बरामदगी भी हुई, जबकि दूसरे साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। योगी की चेतावनी के बावजूद ये अपराध में लगे हुए थे तो कार्रवाई तो होनी ही थी। सुरक्षा में सेंध लगाई तो ही जगह होगी, या जेल होगी या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी।
इधर बुलंदशहर में भी पुलिस की शातिर पशु तस्करों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से पशु तस्कर समीर घायल हो गया। पुलिस का ये एक्शन आजमगढ़ में भी देखने को मिला, जहां पुलिस की टप्पेबाजों से मुठभेड़ हो गई। कार्रवाई में बदमाश मुकेश यादव के दाहिने पैर में गोली लगी। एक साथी ने सरेंडर किया जबकि दूसरा फरार हो गया। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के अवैध साम्राज्य पर प्रयागराज पुलिस एक और बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। पुलिस ने माफिया ब्रदर्स की 155 करोड़ की बेनामी संपत्ति को चिन्हित कर लिया है। इसका वेरिफिकेशन होते ही ये बेनामी संपत्ति कुर्क की जाएगी। मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री योगी जब तक माफिया ब्रदर्स के बचे खुचे साम्राज्य और काली कमाई को पूरी तरह से नेस्तनाबूद नहीं कर देते, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। दरअसल जांच के दौरान अतीक अशरफ की करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ। पकड़ी गई ये संपत्ति 155 करोड़ की है। ये बीते महीने कुर्क हुई 350 करोड़ की संपत्ति से अलग है। राजस्व विभाग ने एक संदिग्ध के नाम पर दर्ज इस संपत्ति की छानबीन की तो ये खुलासा हो गया। संपत्ति जो बेनामी तौर पर माफिया की है उसको प्रयागराज पुलिस ने चिन्हित किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत विधिक प्रक्रिया अपना करके कुर्क करने की जो कवायद है उसमें पुलिस जुट गई है। बीते माह भी प्रयागराज पुलिस ने लखनऊ, प्रयागराज और कौशाम्बी में उनकी बेनामी संपत्तियां कुर्क की। 300 करोड़ की माफिया की संपत्ति जो बेनामी थी उसको कुर्क किया गया था। ये वो संपत्ति है जिसको पूर्व में कुर्क किया जा चुका है। अब एक बार फिर से माफिया के अवैध साम्राज्य पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस ने टप्पेबाज और चोर गिरोह के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की। पुलिस ने अपराध से अर्जित करीब 1 करोड़ 92 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया। कार्रवाई के दौरान डुगडुगी पिटवाकर संपत्ति को कब्जे में लिया गया। अपराध से अर्जित अवैध धन से कुर्क किया जाता है। आज्ञा से जिला मजिस्ट्रेट जनपद आजमगढ़। ये कार्रवाई महाकुंभ, काशी विश्वनाथ, अयोध्या राम मंदिर, भीड़ वाले धार्मिक स्थल और मेले में टप्पेबाजी और चोरी करने वाले गैंग पर की गई। पुलिस के मुताबिक गैंग के सदस्य श्रद्धालुओं और आम लोगों को निशाना बनाकर सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ करते थे और इसी गैंग के सदस्य राज उर्फ सवारिया के अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई जमीन अब कुर्क कर ली गई है। बता दें कि गडेरी पट्टी में 311.85 वर्ग मीटर जमीन, नदौरा तखरकारी में 226.70 वर्ग मीटर जमीन को कुर्क किया गया। उत्तर प्रदेश में पुलिस का संदेश साफ है कि अपराध से कमाई गई संपत्ति कार्रवाई की जद में आएगी। किसी भी सूरत में आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में स्ट्रीट शीटर की दबंगई दिखी है, जहां एक रेस्टोरेंट में घुसकर आरोपी ने एक शख्स की पिटाई कर दी। पीड़ित का आरोप है कि उसे अगवा करने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका और पीड़ित ने शिकायत पुलिस से की है। अब योगी फोर्स के टारगेट पर हिस्ट्री शीटर गौरव मिश्रा आ चुका है, क्योंकि उसने सीधे कानून को चुनौती दी है। लेकिन यूपी में सिर्फ कानून का राज है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। लेकिन शायद ये बात हिस्ट्री शीटर को समझ नहीं आई। तभी तो देखिए कैसे रेस्टोरेंट में दबंगई दिखाई है। रेस्टोरेंट में एक शख्स जाता दिख रहा है, तभी कुर्सी पर बैठे हिस्ट्री शीटर और उसके साथी उसकी कॉलर पकड़कर उसे बाहर ले आते हैं। इसके बाद वो उसे पीटना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आरोप है कि वो पीड़ित को कार में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस से की है। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर हिस्ट्री शीटर की तलाश कर रही है और उसके परेड निकालने की तैयारी भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बुर्का पहनकर रील बनाना 2 युवकों को भारी पड़ गया है। स्कूटी से जा रहे ये दोनों रीलबाज पुलिस की चौकस निगाहों से बच नहीं पाए। पुलिस ने इनका चालान तो किया ही, इनके संदिग्ध हरकत को लेकर जांच भी शुरू कर दी। पुलिस ने इन दोनों को उस वक्त पकड़ा जब शहर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी और सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर थे। बुर्का पहने ये दोनों शख्स इसी भीड़ में स्कूटी लेकर निकल रहे थे, लेकिन उनके हाव भाव ने उन्हें पकड़वा दिया। पकड़े जाने पर दोनों मुंह छिपाने लगे और रील बनाने की बात करने लगे। रील शो कर रहे हो, गलत तो है। मर्द होकर लड़की बनकर के कार्यक्रम में जहाँ इतनी रील लगी हुई है जा रहे हो। मौके पर मौजूद थाना प्रभारी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए और चालान काटकर जांच के आदेश दे दिए। इसको थाने ले जाओ, पहले इसकी जांच कर रही है क्या है।
सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी एसएटी ने जी एंटरटेनमेंट की याचिका पर सुनवाई करने के बाद सेबी के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें जी के फंड जुटाने के प्लान पर 60 दिनों के लिए रोक लगा दी गई थी। इसके बाद कंपनी के शेयर्स में जबरदस्त तेजी देखी गई और दिन के कारोबार के अंत में ये 5.43% चढ़कर बंद हुआ। एसएटी की राहत के बाद जी के लिए 3,143 करोड़ रुपए जुटाने का रास्ता अब साफ हो गया है। इससे पहले जी एंटरटेनमेंट के लिए 12 अगस्त को एसएटी सुनवाई काफी अहम रही। कंपनी के लिए ये राहत ऐसे समय में आई जब जी एंटरटेनमेंट की तरफ से फंड जुटाने के प्लान पर सेबी के आदेश के बाद कानूनी पेच फंस गया था। कंपनी की तरफ से ये पहले ही साफ किया जा चुका था कि उसे पूरा विश्वास है कि सेबी के आदेश का फंड जुटाने के प्रोसेस पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में लकड़ी तस्करी का एक ऐसा तरीका सामने आया जिसने वन विभाग को भी हैरान कर दिया। यहां फिल्म पुष्पा की तर्ज पर नदी के अंदर से लकड़ियों की तस्करी करने का प्लान था, लेकिन वन विभाग ने घेराबंदी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जैसे फिल्म पुष्पा में आपने देखा होगा कि फिल्म में तस्करी का माल छिपाने के लिए अनोखे तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन पखांजूर में तस्करों ने नदी को ही सागौन की लकड़ी छिपाने का ठिकाना बना लिया। मामला अचनपुर की कोटरी नदी का है, जहां वन विभाग को नदी के जरिए लकड़ी तस्करी किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही भारी मात्रा में अवैध सागौन चिरान जब्त किया गया। अब ये तरीका भले ही फिल्मी अंदाज का हो, लेकिन वन विभाग की घेराबंदी और कार्रवाई के आगे तस्करों की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। क्या अपनी समस्या बताने और उसका समाधान करने के लिए सड़कों पर ही उतरना होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि अब सड़कों पर स्कूली स्टूडेंट्स भी उतर रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर ये जेनेल्फा अपनी मांगों के लिए सत्याग्रह कर रहा है। क्योंकि शायद वो समझ चुके हैं कि अपनी बातों को जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। और ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से आई तस्वीरें हैं। तस्वीरें लखनऊ की है, जहां सैकड़ों की संख्या में स्कूल के छात्र सड़कों पर उतर आए। शिक्षकों की कमी को दूर करने की मांग को लेकर हाथों में तख्तियां लेकर सड़क जाम की। जानकारी लगते ही यूपी सरकार में मंत्री असीम अरूम मौके पर पहुंचे और छात्रों की मांग को तुरंत निराकरण भी किया। ये आवासीय विद्यालय है, केवल बच्चों का नहीं स्टाफ का, और जिसको रहने में समस्या आ रही है वो अपना इस्तीफा देते घर जाए। ऐसी ही एक तस्वीर कन्नौज में भी दिखी, जहां छात्रों ने खुद को हॉस्टल में कैद कर लिया। छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल उनसे अपशब्द कहते हैं, साथ ही मेस का खाना घटिया क्वालिटी का होता है और इसीलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्कूली बच्चों ने स्कूल शिफ्ट किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। गर्मी और उमस के बीच स्कूल ड्रेस पहनी बच्चियों ने कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया और स्कूल शिफ्टिंग के फैसले को वापस लेने की मांग की। ये बच्चियां उज्जैन के सर्राफा स्कूल की छात्राएं हैं, जो अपने स्कूल को मौजूदा जगह से 12 किलोमीटर दूर दूसरे भवन में शिफ्ट होने का विरोध कर रही हैं। से 350 छात्राएं जब सुबह कलेक्ट्रेट पहुंची तो हर कोई इन्हें देख हैरान रह गया। पहले तो लोगों को लगा कि ये स्वतंत्रता दिवस के किसी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची हैं, लेकिन जब इन्होंने प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू की तो मामले का खुलासा हुआ। प्रदर्शन के दौरान 2 छात्राएं बेहोश हो गईं तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में उन छात्रों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हम हमारा स्कूल वापस चाहते हैं। हम लोगों को सांदीपनी विद्यालय नहीं जाना, हम लोगों को दावतखेड़ी बहुत दूर लगता है, हम लोग वहाँ नहीं जाना चाहते। छात्राओं के मुताबिक नए स्थान पर शराब की दुकान और असुरक्षित माहौल तो है ही, दूरी बढ़ने से कहीं उनकी पढ़ाई ना छूट जाए। जयपुर में 12वीं के एक छात्र के लिए स्कूल की कैंटीन की पैटीज जानलेवा साबित हुई। आरोप है कि पैटीज खाने के बाद प्रिंस सोनी के गले में खाना अटक गया और सांस लेने में तकलीफ हुई। सवाल ये है कि वक्त पर इलाज मिलता तो क्या 17 साल के प्रिंस की जान को बचाया जा सकता था? हाँ, सबने खाई थी, हम सब थे। हाँ। तो उसने थोड़ी ज्यादा पैटीज खा ली। अब उसके अटक गई, पानी पीने गया, वहीं पे वो गिर गया। अब स्कूल वालों ने वहाँ पे इसको रखा 1 घंटा तक, भेजा नहीं कि पेरेंट्स आएंगे जब भेजेंगे। सुना आपने, साथ ही स्टूडेंट का साफ कहना कि अगर समय पर बच्चे को अस्पताल या किसी डॉक्टर के पास ले जाते तो आज वो जिंदा होता। मामला जयपुर के झोटवाड़ा के महाराणा प्रताप स्कूल का है। छात्रों का कहना है कि स्कूल उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता है। टीचर्स को लगता है कि वो बहाना बनाते हैं। पैटीज ठंडी थी, स्वाद बिल्कुल बेकार था। किसने खाई थी? हमने खाई थी। आपका भी मन घबराया? हाँ, अजीब से लगी थी, पेट में दर्द होने लग गया था मेरे। उसी टाइम पे पेट में दर्द होने लग गया था। और फिर ये स्कूल वाले बेचते हो नहीं है कि तुम नाटक करते हो, तुम्हारे कोई दर्द नहीं होता। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने उनके बेटे को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया। बाद में परिजन प्रिंस को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में घर की कलेश में पत्नी के हाथों उसके पति का खून होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां विवाद के दौरान पत्नी ने पति के सिर पर तवे से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया और इस हमले में वो बुरी तरह घायल हो गया। पति की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये है इस हत्याकांड की आरोपी तपस्या और ये था उसका पति आशीष। ये घटना उस वक्त हुई जब आशीष पारिवारिक विवाद में अलग हो चुकी पत्नी तपस्या और अपनी बेटी से मिलने गया हुआ था, लेकिन इस दौरान किसी बात पर पत्नी का गुस्सा ऐसा भड़का कि उसने पति पर किचन में रखा तवा उठाकर मारना शुरू कर दिया। पति ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन पत्नी के सिर पर तो खून सवार था। लेकिन जैसे ही आशीष के सिर से खून बहना शुरू हुआ, तपस्या के होश उड़ गए। वो घायल पति को लेकर आनन फानन में अस्पताल जा पहुंची, लेकिन आशीष बच नहीं सका। आशीष और तपस्या ने साल 2013 में लव मैरिज की थी, लेकिन साल 2021 में दोनों अलग रहने लगे थे। तपस्या अपनी बहन के साथ रह रही थी। इन दोनों की एक बेटी थी और इसी से मिलने के लिए आशीष पहुंचा हुआ था कि ये हादसा हो गया। पुलिस ने अस्पताल में ही तपस्या को हिरासत में लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। राजस्थान के जैसलमेर में मौजूद राजकीय जवाहर अस्पताल अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से कम, पावर कट की वजह से ज्यादा चर्चा में है। आलम यह है कि शहरी नहीं, आसपास के गांवों के लिए भी इलाज के लिए सबसे बड़े केंद्र में टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर अक्सर इलाज करते हैं। इस पावर कट की वजह से यहाँ मरीजों और प्रसूताओं को भीषण गर्मी और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में लगे हुए पंखे लेकिन बंद पड़े हैं, एक्सरे और दूसरी सुविधाएं हैं लेकिन मशीन बंद पड़ी है, स्टाफ है लेकिन अंधेरे में इलाज कर रहे हैं। वो तो भला हो धरती पर भगवान कहे जाने वाले इन चिकित्सकों का, जिन्हें पावर कट के बावजूद इलाज जारी रखा। वो टॉर्च की रोशनी में मरीजों को देख रहे हैं। हाथ टूटा हुआ है, एक्सरे कराना है, लाइट नहीं है, घंटा भर हो गया इंतजार बैठे, इंतजार करें, डॉक्टर ने पर्ची लिख दे दी, लाइट नहीं है। पिछले 14 घंटे से लाइट नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। लोग यहाँ पर लेबोरेटरी पर लाइन लगा के बैठे हैं। मरीज और उनके परिजन कभी बल्ब और ट्यूब की तरफ तो कभी पंखे की तरफ देखते हैं, लेकिन इतने बड़े अस्पताल में किसी वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। खबरें 7 बजे की, कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।